कल रात को 63 दिन के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न हुआ। मुंबई डॉक्टर अंबेडकर स्मारक चैत्य भूमि में। ये उचित था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहीं समाप्त हो जो पवित्र स्थान है, जो ऐतिहासिक स्थान बन गया है, चैत्य भूमि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक पर। क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को तोबाल, मणिपुर से किया था। ऐसे समय पर जब हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है, हमारे संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात बनाया गया है, उनको कमजोर किया गया है, ऐसे समय में संकल्प लेना कल रात को राहुल जी और उनके साथ 70 और लोग हमारे संविधान के प्रस्तावना पढ़े। ऐसे समय में जब संविधान खतरे में है और बात हो रही है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हटाकर एक नए संविधान बनाने की, तो बड़ा उचित है कि कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संपन्न होना डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में, मैं समझता हूं वो अलग से एक विशेष महत्व रखता है। करीब 6300 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। 106 जिले कवर हुए और जैसा कि मैंने कहा तोबाल से शुरू हुआ 14 जनवरी को और समाप्ति हुई 16 मार्च को मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा, आपको याद होगा, करीब 140 दिन पद यात्रा था भारत जोड़ो यात्रा का, और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई और वो श्रीनगर तक पहुंचा, और कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक 75 जिले कवर हुए थे। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में 75 जिले और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 106 जिले। तो कुल मिलाकर राहुल जी ने इन दो यात्राओं में 106 और 75 यानी कि 181 जिले पद यात्रा किया है या बस यात्रा किया है और जनता के साथ संपर्क में आए हैं 181 जिले में पिछले 1.5 महीनों में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नारा राहुल जी ने खुद ही दिया था, जो उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय दोहराया। उन्होंने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के समय कि मैं नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो नारा उन्होंने दोहराया और ये भी कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कि अन्याय के अंधकार में हम न्याय का दिया जलाने निकले हुए हैं। और किस प्रकार का न्याय? 5 न्याय: नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने हर एक न्याय के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां दी हैं। ये जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष जी ने दिया है, राहुल जी ने दिया है। ये चार्ट में आपको भिजवा दूंगा। एक पेज में सारे 5 न्याय आपको दिखाई देंगे और हर एक न्याय को लेकर जो 5 गारंटियां हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से, कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से, राहुल जी की ओर से जो किए गए हैं वो इसमें
जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर जो 2024 के चुनाव हम 5 साल के लिए जनादेश मांग रहे हैं, 5 न्याय के आधार पर, 25 गारंटियों के आधार पर। तो 5-5-25 यही हमारी चुनावी रणनीति है। 5 साल के लिए जनादेश, 5 न्याय को देने के लिए जनादेश, 25 गारंटियों को पूरे करने के लिए जनादेश। तो ये रहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो मैं आपको जानकारी देने वाला था। और परसों हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद हमारी जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो हम प्रकाशित करेंगे, रिलीज करेंगे। और ये सारे गारंटियां हमारे घोषणा पत्र से ही आते हैं। दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न होने के बाद 3 दिन पहले राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था ठाणे में, क्योंकि समाचार इतना सनसनीखेज था कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी उन्होंने समझा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो जानकारी निकली है और पिछले 3 दिन से निकल रहे हैं अलग अलग अखबारों में, अलग अलग डिजिटल साइट में। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसका तो पूरा नजरअंदाज किया है, पर कुछ साहसी वेबसाइट हैं, कुछ साहसी अखबार हैं जहां इस जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये जो कंपनी की लिस्ट आई है और शीघ्र ही इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर होता है वो भी निकल आएगा, ताकि मैचिंग हो सकता है कौन सा बॉन्ड किस पार्टी को गया है। पर मोटे तौर से अभी पता चल गया है कि करीब 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को ही गया है। करीब 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 से भी ज्यादा बीजेपी को गया है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, करीब 1,400 करोड़ कांग्रेस को भी मिला है। टीएमसी दूसरे नंबर पर है, बीजेडी है, डीएमके है, वाईएसआरसीपी है, सभी पार्टियां हैं। पर ये अगर आप ये कंपनियों की लिस्ट देखें, मैंने विश्लेषण किया काफी गहराई में, मैंने खुद विश्लेषण किया रात भर 3 दिन पहले, और मुझे 4 चीजें दिखाई दी इन लिस्टों में, और इसका मैं मिसाल देते रहूंगा आपको। और ये छप भी रहा है कुछ कुछ अखबारों में, इसमें कोई राज नहीं है क्योंकि सब जानकारी अब ये निकल आई है। पहला रास्ता जो प्रधानमंत्री ने ढूंढ निकाला है, चंदा दो धंधा लो, ये तो पहला सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। चंदा दो धंधा लो। कई ऐसे कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है, पहले बीजेपी को चंदा नहीं दिया करते थे, जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है और उनको धंधा मिला है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं, रेल प्रोजेक्ट मिले हैं, टनल प्रोजेक्ट मिले हैं, बिजली के घर, अलग अलग क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में उनको प्रोजेक्ट मिला है। दूसरा रास्ता है हफ्ता वसूली। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। और अगर आप देखें, इलेक्टोरल बॉन्ड तब खरीदा गया है जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड होता है इन कंपनियों पर। मिसाल के तौर से एक अखबार में छपा है, ये कोई राज नहीं है, हैदराबाद की एक कंपनी है औरोबिंदो फार्मास्यूटिकल, जिसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच शुरू हुई और कुछ ही दिन बाद इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। तो ये तो हफ्ता वसूली है।
डराकर, धमकी देकर, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके चंदा लेना, मैं समझता हूं हफ्ता वसूली है और कुछ नहीं है। और ऐसे बहुत सारी यहां कंपनी है और इनके सब नाम निकलते आएंगे। तीसरा रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो। और इसमें एक बीजेपी सांसद खुद मिले हुए हैं। एक बीजेपी सांसद को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, और वो बीजेपी के सांसद हैं। तो बीजेपी सांसद का इलेक्ट्रल बॉन्ड कांग्रेस को तो नहीं आएगा, वो बीजेपी को ही जाएगा। उसका नाम भी प्रकाशित हुआ है, आंध्र प्रदेश के हैं, पहले टीडीपी के एमपी हुआ करते थे। संयोग से उनका नाम और मेरा नाम एक ही है, पर वही एक ही समानता है और कोई समानता नहीं है। ना मेरी कंपनियां हैं, ना मेरा कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड है। पर ये मिसाल है, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो। और इलेक्ट्रल बॉन्ड तो रिश्वत ही हुआ ना, जब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। तो ये तीसरा रास्ता है। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है वो ये फर्जी कंपनियों का। कई ऐसे शेल कंपनियां हैं इस वेबसाइट पर, अगर आप देखें, कई शेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। उनकी आमदनी क्या है, उनके मालिक कौन है, उसकी तो कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए तो वो शेल कंपनी है। शेल कंपनी का फायदा यही है ना कि आपको पूरी जानकारी देने के लिए आप मजबूर नहीं है। तो शेल कंपनियां, बहुत सी शेल कंपनियां हैं। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक बारी कहा था, मैं शेल कंपनी को, सब शेल कंपनियों को बंद करा दूंगा। पर सबसे बड़े शेल कंपनी तो उनके मित्र अडानी चला रहे हैं, जिनका खुलासा हमने किया है पहले बार। तो ये शेल कंपनियों का होना और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करना, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ सत्ता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए फायदा है। तो ये चार रास्ते हैं, चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, तीसरा, और चौथा शेल कंपनी। तो सवाल यह उठेगा कि कांग्रेस का भी इसमें फायदा है, पर वास्तविकता क्या है? हमारे पास आरबीआई, सीबीआई नहीं है, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है। ये संस्थाएं हमारे हाथ में नहीं है ना, ये संस्थाएं मोदी सरकार के हाथ में है और इनका इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। हम तो नहीं कह रहे हैं, हमारे इशारे पर तो ये नहीं काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम तो बड़े ठेके नहीं दे रहे हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट, टनलिंग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े 6 लेन एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, बंदरगाहों का प्रोजेक्ट, हम तो नहीं दे रहे। हम तो केंद्र सरकार में नहीं है। तो ये क्विड प्रो को जो कहा जाता है वो हम नहीं कर सकते, और हमारे 2-3 राज्य हैं बस। तो ये जो चार रास्ते हैं, चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, और शेल कंपनी, इसका सारा का सारा फायदा बीजेपी को ही गया है। और बीजेपी को ही जवाब देना होगा, गृह मंत्री को देना होगा। हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, गृह मंत्री को कहना होगा, जवाब देना होगा। उन्हीं के सांसद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं जो सीधा बीजेपी के खाते में जाता है। गृह मंत्री को ही जवाब देना होगा क्यों ये जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई छोड़ा गया है और कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है। और गृह मंत्री को यही जवाब देना होगा, और कोई जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ गृह मंत्री जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो बार बार कांग्रेस से सवाल करते हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, एक कंपनी
जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है वो 400 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदती है। वो पैसा कहां से आया, किसका पैसा है? और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मुश्किल से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने लगे हुए शुरू होने में, और एकदम वो 20, 30, 40, 50 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदते हैं। किसका पैसा, कहां से पैसा है? ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया ना। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड मुझे साफ है दिखता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूट है। तो इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने हमारी खाताबंदी कर दी। वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से तो 6,000 करोड़ रुपया मिल गया उनको, पर जो हमें पैसा मिला था इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, जो हमारे खाते में है, हमारे खाते को तो उन्होंने ठंडे बक्से में लगा दिया, फ्रीज कर दिया है, और हमें आर्थिक रूप से अपंग करने की कोशिश की जा रही है। हमारी यूथ कांग्रेस अपना अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकती है, हम अपना पब्लिसिटी कैंपेन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार के लिए हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये खर्च हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हम दिखाएंगे, पर हमारे अकाउंट हम ऑपरेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारी खाताबंदी हुई है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लेते जा रहे हो, तो ये क्या है? ये एक तरफ से कर आतंकवाद है ना, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है कांग्रेस पर। तो एक तरफ से इनको खत्म करो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सारा पैसा ले लो धमकी देकर, और जो पैसा इनको गया है इनको इनके अकाउंट फ्रीज करो। हम ट्राइब्यूनल में गए, ट्राइब्यूनल से राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो हम जरूर खटखटाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। लोकतंत्र ऐसा नहीं चल सकता। ये प्रधानमंत्री तो वन नेशन नो इलेक्शन करना चाहते हैं बस। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे अगर हमारे खाते बंद हैं? तीसरा और आखिरी मुद्दा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज, कल चुनाव की घोषणा हुई है, और हमारे ओर से पवन खेरा जी ने लंबे विस्तार से आपको जो हमारा रिएक्शन है वो दिया है। पर मैं यही कहूंगा, कल रात से एमसीसी लागू हुआ, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पर हमारे देश में 2 कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और मोडिल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ये मोडिल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या प्रधानमंत्री की भाषा पर रोक लगाई जाएगी? जब झूठे इल्जाम, मुख्य चुनाव आयोग ने तो कल लंबा प्रवचन दिया कि हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, फर्जी न्यूज का प्रचार नहीं होना चाहिए। क्या ये गृहमंत्री पर लागू होगा? क्या यह प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा, या सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर लागू होगा? क्या नोटिस कभी गृहमंत्री को दिया जाएगा? क्या नोटिस कभी प्रधानमंत्री को दिया जाएगा? जब वो झूठ बोलते हैं तो रोज नोटिस देना पड़ेगा उनको। तो चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। एक संवैधानिक संस्था है, और मैं फिर से कहूंगा, 10 महीने से ये संवैधानिक संस्था जो अपने आप को निष्पक्ष कहती है, उन्होंने विपक्ष पार्टियों से मिलने से इनकार किया है। मई के महीने से इंडिया गठबंधन के नेता उनसे समय मांग रहे हैं वीवीपैट मुद्दे को लेकर। हम चाहते थे कि 100% वीवीपैट का इस्तेमाल हो चुनाव में। ईवीएम तो होगा, पर साथ साथ पेपर ट्रेल होना जरूरी है, ताकि मतदाता को विश्वास हो कि जो वो वोट कर रहे हैं, वो चुन रहे हैं, वो सही तरीके से रजिस्टर हो रहा है। पर हमसे मिलिए, जो हम दस्तावेज पेश करेंगे उस पर आप
बैठ जाइए, कुछ कार्रवाई मत कीजिए, वो आप अधिकार है, क्योंकि आप तो चुनाव चलाने वाले हैं, संविधान आपको अधिकार देता है। पर लोकतंत्र में अगर विपक्ष की पार्टियों को की सुनवाई ही नहीं होती तो ये कैसी निष्पक्ष संस्था है? तो मैं फिर से कहूंगा, संवैधानिक संस्था, निष्पक्ष संस्था सही तरीके से अपनी निष्पक्षता को दिखाएं। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो शिकायत जाती है, गृह मंत्री के खिलाफ जो शिकायत जाती है, उन पर कार्रवाई कीजिए और सिर्फ नोटिस कांग्रेस नेताओं को मत दीजिएगा, चेतावनी सिर्फ कांग्रेस नेताओं को मत दीजिएगा। और यही तो हमारा अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों में। तो यही 3 मुद्दे थे जो मैं आज आपसे बातचीत करने वाला था। अगर आपके कुछ सवाल हैं मैं जवाब दूंगा। परसों दिन, जैसा कि मैंने कहा, वर्किंग कमेटी की बैठक है और उसमें हमारी घोषणा पत्र पर विचार विमर्श होगा। और ऐसे तो जो 25 गारंटियां हैं वो हमारे घोषणा पत्र से ही आया है, पर घोषणा पत्र में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका उल्लेख किया गया है और सारे वादे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और एक बात और कह दूं, ये गारंटियां जो हैं ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने इसकी घोषणा की है, पर ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और अभी तो प्रधानमंत्री ने गारंटी शब्द पर ट्रेडमार्क ले लिया है, पर 2 साल पहले जब ये गारंटी शब्द, या 1.5 साल पहले जब ये गारंटी शब्द पहली बार कर्नाटक की विधानसभा में इस्तेमाल किया गया था, इसका हंसी मजाक उड़ाया गया था। राहुल जी ने जब पहली बार और खड़गे जी ने पहली बार जब गारंटी की बात की थी, पर वो जान गए हैं अभी कि जनता में कुछ विश्वास आया है इस गारंटी को लेकर, तो वो खुद कह रहे हैं, अभी तो वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो ये कांग्रेस पार्टी की गारंटियां हैं, इंडिया जनबंधन की गारंटियां हैं। आज तो एक जनबंधन का विशाल रैली होने वाला है शिवाजी पार्क में आज शाम को, सभी पार्टियां वहां मौजूद होंगी। वहां अलग अलग नेता अलग अलग पार्टियों के भाषण देंगे और मैं समझता हूं हमारे ओर से जो सीट शेयरिंग की घोषणा करनी है वो अगले 2-3 दिन में की जाएगी। शुक्रिया। इंडिया गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल को समन अभी भी मिल रहा है। कल भी उनको जो है एक जल बोर्ड से जुड़े मामले में उनको समन भेजा गया है। देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहूंगा, पर मैं जरूर कहूंगा कि ईडी का पूरा दुरुपयोग किया गया है पिछले 4-5 सालों से। सभी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाया गया है। बार बार ईडी की धमकी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के 2 नेता अभी भी जेल में, 3 मेरे ख्याल में 3 अभी भी जेल में है। हाँ, तो ये नोटिस दिया गया है। और ये जो बीआरएस के नेता को अभी 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था, ये सब स्टेज मैनेज्ड हेडलाइन है। ये सब हेडलाइन को मैनेज करने लिए किए जा रहे हैं। पर जहां उनको चुनावी खतरा दिखता है वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 संस्थाएं हैं जो कानून के प्रकार से चलना है, उनको स्टैट्यूटरी संस्थाएं हैं, उनके लिए कानून बनाया गया है। पर ये अफसोस की बात है कि सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ये काम करते हैं। ये बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं बस। सर, हाँ जी, अभी हाँ जी। क्योंकि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है, कल ऐलान हो गया। मायावती ने सवाल उठाया उस पर कि ये हमेशा बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती है। आप भी ऐसा मानते हैं कि चुनाव आयोग इस तरह से, क्योंकि कई राज्यों में 7 चरणों में चुनाव है? नहीं, वो 4 राज्यों में जहां विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, होना ही था।
वो पहले से ही हमें मालूम था। अगर हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में होते तो मैं समझ सकता था कि कोई रणनीति है, पर उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में ये तो होना ही था, तो उसमें कोई वो स्टेजेस को लेकर, हाँ स्टेजेस को लेकर, सॉरी मैं ठीक से सुना नहीं, हाँ स्टेजेस को लेकर तो बिल्कुल कई सवाल उठते हैं। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में सवाल उठते हैं, उत्तर प्रदेश के सवाल में उठते हैं, बिहार के संदर्भ में सवाल उठते हैं। मुझे ऐसा दिखता है जब ये जो आप पैटर्न देखते हैं 7 स्टेज, ये ऐसा किया गया है कि प्रधानमंत्री को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले प्रचार करने के लिए, ऐसा ही है। इसमें तो मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखता। सर, वैभव फ्रॉम इंडिया डेली लाइव। आपने वीवीपैट की बात करी कि 10 महीनों से समय हम मांग रहे हैं, तो सिर्फ वीवीपैट की आपकी मांग है कि या ईवीएम पे जो छेड़खानी का आरोप अब तक विपक्ष लगाता है? क्योंकि ईवीएम पर सर जो चुनाव आयोग है ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में एक कैंपेन चलाकर लोगों को बता रहा है कि इसमें छेड़खानी संभव नहीं है। देखिए, पहले कई लोग मानते हैं कि हमें ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए, ये स्टैंड नहीं है। 19 दिसंबर 2023 को जब इंडिया जनबंधन की बैठक हुई नई दिल्ली में, इस पर बात हुई और सभी ने ये कहा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम ईवीएम के खिलाफ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन के खिलाफ है। ईवीएम के तो बड़ी भाषाएं हो सकती है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो सकता है और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन भी हो सकता है। मैनिपुलेशन के खिलाफ है और कई ऐसे मिसाल, कई लोगों का अनुभव है, कई अलग अलग पार्टियों के नेताओं से अगर आप बात करेंगे, वही कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेशन का खतरा है और मैनिपुलेशन किया गया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नहीं पारित नहीं, वीवीपैट उन्होंने कहा था, वीवीपैट कहा था, हाँ वीवीपैट कहा था, उन्होंने वीवीपैट से नहीं इनकार किया। रैंडम सैंपल लेकर 5% वीवीपैट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो हम चाहते हैं 100% कीजिए, क्या है उसमें, आप ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कीजिए, पर वीवीपैट भी हो। हम नहीं कह रहे हैं कि पेपर बैलेट में वापस जाइए, हम कह रहे हैं ईवीएम इस्तेमाल कीजिए पर 100% वीवीपैट हो, ताकि जो मतदाता हैं उनको थोड़ा विश्वास हो। कई लोगों में विश्वास नहीं है। मैं गया था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कई ऐसे इलाके हैं जहां कांग्रेस पार्टी 20,000, 25,000, 30,000 के मार्जिन से जीत रही है, अभी 3,000, 4,000 मार्जिन से हार रही है। बिल्कुल असंभव है। नहीं, परसेप्शन है, हमने तो एविडेंस दिया है, एक मोटा सा हमने दस्तावेज तैयार किया है जो हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा है और हमने मांग की कि 10-15 मिनट के लिए आप मिल लीजिए। उसमें क्या हर्ज है, आप बताइए। हम बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है, आ गया आपका मेमोरेंडम, वी विल स्टडी इट, बस उतना ही कहना है। वो औपचारिकता अभी नहीं कर रही है ना, तो क्यों डरे हुए हैं? किसके इशारे पर ये हमें ना कह रहे हैं? यही तो मेरी बात है। मैं नहीं समझता हूं कि हम जाएंगे, वो हमसे बातचीत करेंगे, डिस्कशन होगा, कुछ ढूंढ निकाला जाएगा, नहीं, औपचारिकता है। 10 लोग जाएंगे, फोटो अपॉर्चुनिटी होगा, हम लोग दस्तावेज पेश करेंगे, हम लोग बात करेंगे, चुनाव आयोग जो कमिश्नर हैं कुछ 1-2 शब्द बोलेंगे, हाँ मिला है, इस पर बातचीत करेंगे, वी वांट इंडिपेंडेंट इलेक्शन, निष्पक्ष होना चाहिए, वो सब हो गया, चाय पियो निकलो। वो भी नहीं हो रहा है ना, वो दिखावा भी नहीं हो रहा है। तो क्यों डरे हुए हैं, क्यों हमसे मिलने से इनकार कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। मैं अफवाहें और फेक न्यूज पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जो सीईसी तय करेगा वो ही सही है।
जो आप लोग चलाएंगे, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस बोलेंगे, मैं इसमें कोई विश्वास नहीं रखता हूं। अफवाहें और फेक न्यूज, कल चुनाव आयोग ने एक चीज कहा है, फेक न्यूज का प्रचार नहीं होना चाहिए, वो आप पर भी लागू होना चाहिए, न केवल पार्टियों पर लागू होना चाहिए, चैनलों पर भी लागू होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू टॉप सोर्सेस करके अफवाहें और फेक न्यूज जो चला जाता है, बिल्कुल गलत है। तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। सीईसी की बैठक होगी, सीईसी तय करेगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। सर हाँ, वास्तविक है साउथ पुश, हमारा नॉर्थ पुश है, उनका साउथ पुश है। जहां वो कमजोर हैं वो वहां पुश करेंगे, जहां हम हारे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम वहां पुश करेंगे। ये तो चुनावी रणनीति है, ये साउथ पुश नॉर्थ पुश है क्या? सर एक बार मुफ्ती साहब मोहम्मद साहब ने कहा था, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल कम टू। भारत एक है यार, सर सब जगह में हम पुश कर रहे हैं। सर Which one? बिल्कुल प्रचार होगा, आप देखते रहिए। अभी थोड़ा हमें वक्त भी मिला है, तो चुनाव, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड और जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का दुरुपयोग हुआ है, जिस तरीके से कंपनियों पर धमकी दी गई है, जिस तरीके से हफ्ता वसूली हुई है, ये सब होगा बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल ये उठता है, आपने देखा होगा हजारों कंपनियां का लिस्ट, पर एक कंपनी उसमें नहीं है, शामिल नहीं है। तो सवाल मन में आता है, इस कंपनी का नाम क्यों नहीं है? तब मैंने समझा, या इस कंपनी का नाम नहीं होना एक ही कारण है, इन हाउस कंपनी से आप एक्सटॉर्ट तो नहीं करोगे ना। जब कंपनी इन हाउस है, वो देता चलता आएगा, उनको धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, वो मिलेगा, मिलते रहेगा, सर बहती रहेगी। सर राहुल जी ने 181 जिलों की जो यात्रा की, आपको लगता है वहां पे क्या परफॉर्मेंस रहेगा गठबंधन इंडिया का? भारत जोड़ो यात्रा के समय कई राज्य हम जीते, कुछ राज्य हम हारे भी। राजस्थान हमारे, मध्य प्रदेश हमारे, कर्नाटक हम जीते, तेलंगाना हम जीते, हिमाचल प्रदेश हम जीते। तो ये कहना कि यात्रा यहां से गया और इसका चुनावी ये असर हुआ, बड़ा मुश्किल है। पर मैं दो चीजें कहूंगा। एक, हमारे संगठन में उत्साह आई है, हमारे संगठन में कार्यकर्ता निकले हैं। ठीक है, कुछ कार्यकर्ता कई कारणवश कई नेता हमारे पार्टी से यात्रा के बाद छोड़कर चले गए हैं, उनको अलग रखिएगा। पर ज्यादातर मैंने देखा है भारत जोड़ो यात्रा के समय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमारे संगठन में एक उत्साह आती है, नई ऊर्जा आती है। दूसरी बात, राहुल जी को एक मौका मिलता है अलग अलग संस्थाओं से मिलने का। आज मुंबई में आज सुबह जनपद यात्रा हुआ है, वो कई आदिवासी संस्थाओं से, जो आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे मिले हैं, गांधीवादी संस्थाओं से मिले हैं। तो ये कनेक्टिविटी का एक मौका है उनके लिए। और 181 जिले में जाना, मैं समझता हूं कोई छोटी बात नहीं है। सर मेरा सवाल है कि आपने अभी कहा कि 2 दिनों में सीट शेयरिंग और सीटों का अनाउंसमेंट होगा, और ये फ्लाइट में नहीं है, ये फ्लाइट में भी जा सकते हैं। कई लोग हमारे देश में कई नेता हैं जो 600-700 जिले में गए होंगे अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट में, पर ये पद यात्रा है या बस यात्रा है। तो ये 181 जिलों में जाना बड़ी उपलब्धि है। सर आपने कहा कि जैसे यूपी में सीटों का तालमेल हो चुका है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में, वहां कोई सीट शेयरिंग को लेकर अब बात फंसी नहीं है। एक सवाल बार बार उठ रहा है सर, उसका जवाब अगर देते, रायबरेली अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका चुनाव मैदान में उतरेंगे? राहुल गांधी जी को यह सवाल पूछा गया था ठाणे में, और मैं उनका जवाब दोहराऊंगा। उनसे पूछा गया कि आप अमेठी में लड़ेंगे कि नहीं। राहुल जी ने कहा, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, जो सीईसी तय करेगा मैं उसका पालन करूंगा, बस। ये उनके शब्द हैं। ठीक है, चुनाव वो कर।
मैंने आपको कहा ना 7 फेज जो होना बिल्कुल ये एक रास्ता है प्रधानमंत्री को और सभी सीटों में प्रचार करने के लिए। तो ये पश्चिम बंगाल में 7 फेज का होना बिल्कुल, इस पर कई सवाल उठते हैं, पर ये तय हो गया है अभी। ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सोशल मीडिया पर भी लागू होना चाहिए, पर कैसे आप मॉनिटर करोगे? नोटिफिकेशन के बाद ये व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, आप क्या करोगे? मीडिया पर तो आप लागू कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पर आप लागू कर सकते हैं, सरकार पर लागू कर सकते हैं। नहीं, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट हाँ, हमने तो प्रोटेस्ट किया है, हम इलेक्शन कमीशन को तो हमने पहले ही शिकायत की थी। अभी देखिए क्या होता है। ओके। कश्मीर के लिए चुनाव का ऐलान ना होना कैसे देखते? बड़ी उम्मीद थी, कल 4 राज्यों में भी चुनाव का ऐलान हुआ है, लेकिन कश्मीर को लेकर फिर और बातें। कश्मीर की सारी पार्टियां यही उम्मीद कर रही थी कि चुनाव होंगे विधानसभा के लिए, पर वो नहीं हुआ। अभी क्या सरकार की मंशा क्या चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सितंबर 2024 के पहले होना चाहिए। अभी देखते रहिए क्या होगा। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियां जम्मू और कश्मीर में एक आवाज से हम कहकर आ रहे हैं कि पूरा स्टेट दर्जा देना वापस लौटाना जरूरी है और विधानसभा के चुनाव करना। न्याय का हक मिलने तक